ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, दो नेगेटिव चार्ज लेता हूं, तो क्या होगा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। मतलब अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं तो वो एक दूसरे के अपने करीब आने नहीं देंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर पार दे देंगे। उसी तरह से दो नेगेटिव चार्जेस लेते हैं तो वो भी एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे। दैट मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिपेल, एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द टू मैग्नेट ऑफ द सेम पोल। अगर मैं दो मैग्नेट लेता हूं, सेम पोल एक दूसरे के सामने फेस कर रहे हैं, तो ये दो मैग्नेट जो होते हैं एक दूसरे के पास आ नहीं देती। आप कभी भी इनको अटैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, किस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में। इन अ सिमिलर मैनर क्या होता है कि ये दोनों चार्जेस, लाइक चार्जेस एक दूसरे को कर रहे हैं, रिपेल करते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं अनलाइक चार्जेस भी करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक पॉजिटिव लेता हूं, दूसरा नेगेटिव लेता हूं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, आप दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दूसरे की तरफ। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिमिलर टू दैट होता है व्हेन द dissimilar poles of the magnet attract each other। अगर आप उस मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज करते हो, ठीक है, जब आप पोलैरिटी को चेंज करते हो तो इमीडिएटली वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द सिमिलर प्रॉपर्टीज भी इन द चार्जेस, सिमिलर प्रॉपर्टीज के अंदर होती है चार्जेस के अंदर, कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। So that's why we written here like charges repel each other, unlike charges attract each other। क्लियर होगी बात ये। उसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फोर्स बिटवीन दीस टू चार्जेस। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा क्या कि दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स से ही तो वो एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं ना। अरे रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अट्रैक्ट करेंगे तब भी इसका मतलब क्या, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितनी फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, जितना इसका अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करना है हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना बनेगी इसकी वैल्यू। वो तो दो फोर्सेस के बीच, चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करो। मैं दो चार्जेस कंसीडर कर लेता हूं यहां पे, दैट इज q1 एंड दिस वन इज द q2। दोनों के बीच की सेपरेशन मान लेता हूं कितनी है, r सेपरेशन है। कितनी सेपरेशन है, r। तो इन दोनों के बीच में मेरे को बताना है कि फोर्स कितनी लग रही है। इट कैन आइदर बी अट्रैक्टिव, इट कैन आइदर बी रिपल्सिव। ठीक है, दोनों के बीच में या तो वो अट्रैक्टिव होगी या तो वो रिपल्सिव होगी। अब देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू द कूलम्स फिक्स साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला हुआ था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी, दो चार्जेस के बीच में अगर जो फोर्स एक्ट करती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यानी कि इन दोनों चार्जेस का अमाउंट कितना है, मान लो इसका अमाउंट है 2 कूलम्स और इसका अमाउंट है 2 कूलम्स। तो इसका बताओ इन दोनों का अमाउंट कितना है। इन दोनों अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी। अगर आप इसका अमाउंट और ज्यादा इंक्रीज कर देते हो तो फोर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, कम कर देते हो तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड फैक्टर अकॉर्डिंग टू द कूलम्स दैट इज 1/r²। इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसके इनवर्स में फोर्स जो एक्ट करेगी। इसका मतलब अगर इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस में कम कर देता हूं तो बड़ी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लग रही है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा कर देता हूं तो फोर्स जो वीक हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स बीच में आना है, देखो r की अगर वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। r अगर कम होता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाएगी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करते हैं तो देयर काइंड ऑफ द इक्वेशन विल बी हियर q1 upon r²। समझे बात, तो q1 upon r² हमारे पास बन जाती है। When we remove this proportionality sign, जब हम इस proportionality sign को remove करते हैं, constant has to be applied। जैसे कि हम यूजुअली करते आ रहे हैं कि जब भी हम proportionality sign को डालते हैं तो उसके साथ एक constant अप्लाई होता है। That constant is k, that is q1 q2 upon r²। ठीक है, अब ये k की वैल्यू होती है that k is equivalent to the 1/4 pi epsilon। ये जो constant होता है, k जो constant होता है कितने इक्विवेलेंट होता है, 1/4
वो उस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ रिपेल कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो दोनों के बीच की सापेक्ष एंगल मान लेता हूं 1 मिल रहा है और मेरे पास दिया, तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इसके बीच की फोर्स निकाल सकता हूं, कितनी आएगी। देखो a की वैल्यू कितनी निकलेगी, 9 × 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय q1 की वैल्यू देखो कितनी है 2 कॉलम, और q1 की वैल्यू कितनी, सो q2 की वैल्यू कितनी है 1 कॉलम डिवाइडेड बाय r कितना है 1 मीटर 1 का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम टू 18 × 10 टू पावर 9 न्यूटन। कितनी फोर्स एक्ट कर रही है इन दोनों के बीच में, 18 × 10 टू पावर 9 न्यूटन। ठीक है, इतनी फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच में एक्ट करेगी। क्लियर हुई बात, इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन these two charged particles। क्लियर हुई बात, चाहे ये अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, दैट डजंट मैटर, यू कैन calculate both of these attractive and repulsive forces with the help of this formula। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुई बात ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंजर्व चार्जेस जो है वो देखो कंजर्व रहते हैं, सिमिलर किसकी तरह, एनर्जी की कंजर्वेशन की तरह। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है, चार्जेस कैन neither created nor be destroyed, same thing। So energy can neither created nor be destroyed। तो सिमिलर वे में हम चार्जेस को भी बोल सकते हैं क्या, चार्जेस cannot be created, cannot be created nor be destroyed, destroyed। ठीक है, ना तो हम उनको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर एलिमेंट। अगर मान लो मैं चार्जेस को यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा, अगर नया चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी को भी कहीं पे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ हवा में चार्ज को प्रोड्यूस कर देता हूँ, चार्ज का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो वो फ्लो करेंगे, फ्लो करवा सकता हूँ, फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो वेव की तो बड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर एलिमेंट। हम सिर्फ उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस मींस द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। एडिटिव ऑफ द चार्ज, एडिटिव ऑफ द चार्जेस का मतलब होता है हम चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड भी कर सकते हैं और अलजेब्रिकली सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मान लो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके बाद टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, दैट कैन बी रिटन एज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अलजेब्रिकली मैंने इनको ऐड कर दिया। उसी तरह से अगर मेरे पास 3 प्रोटॉन्स हैं तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो इसको भी किया मैंने अलजेब्रिकली ऐड कर दिया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव लॉ। ये तो एक और एग्जांपल है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और टोटल चार्ज कितना होगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास और 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना बचेगा यहाँ पे मेरे पास E पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि E पॉजिटिव का अमाउंट क्या ज्यादा है। तो ये हमने सेम उसी तरीके से तो ऐड किया, जैसे अगर हम ऐसे करते हैं ऐड 1 + 1 + 1 टोटल कितना हो जाता है 3, या 1 + 1 - 1 तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 2। ठीक है, तो सेम वही तो है हमारे पास ये, या तो फिर यहाँ पे कितना आएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा यहाँ पे। क्लियर बात है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे गलत हो गई हमने 2 1 3 1, हाँ यहाँ पे गलत कर दिया हमने, यहाँ पे आएगा 1 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड द एडिटिव लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव लॉ। अलजेब्रिकली दिस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड तो जरा ध्यान से सुनना, क्वांटाइज्ड क्या चीज होती है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक हमारे पास चार्जेस की फंडामेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब वो चार्ज की फंडामेंटल वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो चार्ज की फंडामेंटल वैल्यू होती है वो क्वांटाइज्ड ही रहेगी। क्वांटाइज्ड का मतलब वो सेम वही ही रहेगी, फिक्स रहेगी, इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। या तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 1.9 × 10⁻⁹ कूलम, दैट वैल्यू कैन नॉट बी एग्जिस्ट, इस तरह की वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, इट हैव द डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, नॉट हैव द, इसके पास कभी भी कंटीन्यूअस वैल्यू नहीं होगी।
ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंटिन्यूअस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यू लीजिए तो कंटिन्यूअस वैल्यू को कभी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो क्वांटाइज का मतलब होता है कि खास ओनली द डिस्क्रीट वैल्यू। देखो अगर इसकी वैल्यू 1.6 है तो एक और वैल्यू इसकी पॉसिबल जो होगी वो होगी 3.2 into 10 raised to power 19 कूलम। ऐसा क्यों? और आप कंफ्यूज हो गए कि आपने बोला, यहाँ पे बोला कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जबकि ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि ये फंडामेंटल वैल्यू की ही वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है। कैसे देखो, अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूं 2 into 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। अरे ये तो सेम वही तो वैल्यू वही है, समझे बात ये? तो 2 का मल्टीपल हो रहा है ये, तब 32 बन रही है। इसी तरह से 3 into 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा तो नेक्स्ट वैल्यू करेगी 4 into 1.6 into 10 raised to power 19 कूलम। यानी कि हमारे चार्ज की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ इन वैल्यूज में ही एग्जिस्ट करेगी, ना कि कंटीन्यूअस अमाउंट में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। वो सिर्फ मल्टीपल होगा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी का, किस के नंबर के साथ, इस नंबर के साथ मल्टीपल होगा, ठीक है। ये जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 so up to n, इतने नंबर का ही मल्टीपल होगा, तो इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यू। अब देखो यहाँ पे इस क्वांटाइज्ड वैल्यू को हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, क्यों टोटल चार्ज। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या आपके पास 1.6 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे e से। अब इस e को हम मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो n नंबर्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड होगा कि प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा, या कौन सा कर रहे हैं टोटल का कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड द क्वांटाइज्ड। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। मेरा बात सभी को